हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है कि फिर चमके भारोत्तोलक, जेरेमी ने दिलाया गोल्ड। देखिए, भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक लाने का सिलसिला जारी रखा है। भारतीय एथलीटों ने रविवार को पदकों की संख्या में इजाफा किया और 1 स्वर्ण तथा 1 रजत अपनी झोली में डाले हैं। भारत ने अब तक सभी पदक भारोत्तोलन में जीते हैं। पहले बिंदिया रानी ने रजत जीतकर देश को चौथा पदक दिलाया। फिर जेरेमी लाल रिनुंगा ने पहले स्थान पर रहकर पदकों की संख्या बढ़ा दी है। चलिए इस न्यूज को डिटेल से हम स्पोर्ट्स पेज पे देख लेंगे। नेक्स्ट पेज न्यूज पर आते हैं कि आईएस से जुड़े मामले में 6 राज्यों में एनआईए के छापे। हाल ही में कई आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद इसके मॉड्यूल का पता लगाने के लिए रविवार को एनआईए ने 6 राज्यों में 13 स्थानों पर छापे मारे हैं। माना जा रहा है कि आतंकी मॉड्यूल का संबंध इस्लामिक स्टेट से है। यह छापे मध्य प्रदेश के भोपाल व रायसेन, गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी व अहमदाबाद और फिर बिहार के अररिया, कर्नाटक के भटकल और तमूर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर व नांदेड़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में मारे गए हैं। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी षड्यंत्र की जांच कर रही एनआईए की टीमों ने गुरुवार को एक साथ 5 जिलों में छापेमारी की थी। पटना, नालंदा, मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी में पीएफआई मामले में पकड़े गए आरोपितों व फरार अभियुक्तों के ठिकानों की तलाशी के साथ स्वजन से पूछताछ की गई। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी इसमें नहीं की गई है और जांच में मिले दस्तावेज व अन्य सामान अभी फिलहाल में एनआईए की टीम ने जब्त कर लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज, आईआईटी में अब बीएड की भी होगी पढ़ाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने अब बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स शुरू करने को लेकर रुचि दिखाई है। शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी योग्यता है। यह खास इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्ष का होगा। इसके तहत विद्यार्थियों को बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड जैसी डिग्रियां दी जाएंगी। इस इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत देश के चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2023-24 में होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खास तरह के डिजाइन किए गए कोर्सों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने प्रमुख शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे थे। इसे लेकर वैसे तो देश भर के सैकड़ों संस्थानों ने आवेदन किए हैं, पर इनमें जो चौंकाने वाले संस्था है उनमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मंडी शामिल हैं। पहली बार आईआईटी ने बीएड कोर्स शुरू करने की अनुमति मांगी है। अभी देश में कुल 6800 बीएड कॉलेज हैं। इसमें से करीब 350 कॉलेज सरकारी हैं। से सभी निजी बीएड कॉलेज हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अतीत के साहसी पन्नों को पलटकर देखने और वर्तमान के तेजी से बढ़ते कदमों की याद दिलाई है। साथ ही अगले 25 वर्षों की यात्रा के लिए तैयार होने का एहसास भी कराया है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए कई अहम घटनाओं का जिक्र किया और अपील की कि अमृत वर्ष में इतिहास से जुड़े स्वतंत्रता दिवस से पहले के आखिरी मन की बात में मोदी का संबोधन आजादी की लड़ाई और गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ते भारत पर केंद्रित था। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि से की, जो आज ही के दिन मातृभूमि पर बलिदान हुए थे। प्रधानमंत्री ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की भी सफलता की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा कि इसे सफल बनाना हर देशवासी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लगाएंगे। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती है, जिन्हें राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
संजय अरोड़ा बने दिल्ली पुलिस के नए मुखिया। केंद्र सरकार ने 1998 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को रविवार को दिल्ली पुलिस का नया मुखिया बना दिया है। इससे यूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी एक बार फिर हैरान रह गए हैं। उनका कार्यकाल जुलाई 2025 तक का है। ऐसे में दिल्ली पुलिस में बेहतर काम करने का उन्हें पूरा अवसर मिलेगा। संजय अरोड़ा सोमवार को पद संभाल लेंगे। यह तीसरी बार है जब गैर यूटी कैडर के अधिकारी, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी को दिल्ली पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार यूपी कैडर के अजय राज शर्मा को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया गया था। दूसरी बार पिछले साल जुलाई में गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का मुखिया बनाया गया था। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अब तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा को नया आयुक्त बनाया गया है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस राकेश अस्थाना को दूसरी बार सेवा विस्तार नहीं मिल पाया। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले संजय अरोड़ा वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। संजय अरोड़ा ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आईपीएस में शामिल होने के बाद उन्हें तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक थे, जहां उन्होंने वीरप्पन गिरोह के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उन्हें मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 से 2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी में भेजा गया। वापस कैडर में लौटे तो 2002 से 2004 तक कोयम्बटूर में के पुलिस आयुक्त रहे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक दूसरे के धुर विरोधी अमेरिका रूस से संवाद बढ़ा रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव कैसे बढ़ता जा रहा है यह सार्वजनिक है, लेकिन भारत इन दोनों धुर विरोधियों देशों के साथ अपने संवाद को और बढ़ाता जा रहा है। पिछले हफ्ते रूस और भारत के बीच 3 स्तरों पर नई दिल्ली, मॉस्को और ताशकंद में वार्ता हुई। इनमें पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से लेकर संयुक्त राष्ट्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई। दूसरी तरफ अमेरिका के यूएसएड की प्रमुख संस्था पावर की यात्रा के हफ्ते भर बाद ही अमेरिका की उप विदेश मंत्री एमजे सिसान भी भारत आ रही हैं। अमेरिका के कुछ और अधिकारियों के भी अगस्त में भारत दौरे पर आने की संभावना है। शीर्ष स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से अलग अलग मौके पर सीधा संवाद जारी रहने की संभावना है। पिछले हफ्ते ताशकंद में विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता से पहले नई दिल्ली में रूस के राजदूत ने पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी कि तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। कच्चे तेल के कारोबार पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जून व जुलाई में चीन के बाद रूस से तेल खरीदने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट न्यूज है, संसदीय समिति ने की गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा। एक संसदीय समिति ने गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा की है। इसके कुछ सदस्यों को लगता है कि इसमें विवाह से संबंधित कुछ पुराने और अजीबोगरीब प्रावधान हैं। गोवा की नागरिकता संहिता इस तटीय राज्य के सभी निवासियों को उनके धर्म और जातीयता के बावजूद नियंत्रित करती है। यह समीक्षा ऐसे समय में की गई है जब देश भर में एक समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की बात चल रही है। इस दौरान गोवा की समान नागरिक संहिता की विभिन्न सकारात्मकताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि पूरे देश में यूसीसी को लागू करने के लिए यह एक मॉडल हो सकता है। भाजपा शासित कई राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने यूसीसी को लागू करने की मंशा जताई है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में कानून और कार्मिक संबंधी संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने जून में गोवा का दौरा किया और इसकी समान नागरिक संहिता का अध्ययन किया और समीक्षा की। सूत्रों ने कहा कि समिति की जिज्ञासा थी कि समान नागरिक संहिता को गोवा में कैसे लागू किया जा रहा है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन सवालों के भली भांति
जवाब दिए। सूत्रों ने कहा कि यह देखा गया है कि राज्य के अधिकांश लोग इससे काफी खुश हैं और संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि विवाह और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कानून में कुछ अजीबोगरीब धाराएं थीं, ये बेहद पुरानी हैं और असमान हैं, सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, जो विकास की नई गाथा और सार्वजनिक विमर्श का गिरता स्तर, 2 आर्टिकल हैं एडिटोरियल पेज पर। उसके बाद है विमर्श पेज पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए चेत जाने का समय। अब ये तीनों आर्टिकल में कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम इवनिंग वाले डिस्कशन में क्लियर करेंगे। वो वीडियो आपको इवनिंग तक मिलता है, तो इस एडिटोरियल पेज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि तेल कंपनियां सरकार पर कीमत बढ़ाने का बना रही हैं दबाव, यानी कि दाम बढ़ सकते हैं। पिछले 3-4 महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन तेल कंपनियां अब इसे बढ़ाना चाहती हैं। पिछले हफ्ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तिमाही नतीजे आने के बाद यह दबाव है और बढ़ भी गया है। आईओसी ने इस तिमाही में 1992 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। कंपनियों की तरफ से पेट्रोलियम मंत्रालय को बताया गया है कि अगर जल्द कीमत बढ़ाने की इजाजत नहीं मिली तो उन्हें जुलाई-सितंबर 2022 में बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में अंतिम वृद्धि 6 अप्रैल 2022 को हुई थी। अगर सरकार के आंकड़ों पर जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल माह में क्रूड की औसत कीमत 102 रुपए 97 पैसे डॉलर प्रति बैरल थी। पेट्रोल की 123.50 डॉलर प्रति बैरल और डीजल की 145.13 डॉलर प्रति बैरल थी। मई और जून में इस औसत की कीमत में और ज़्यादा वृद्धि हुई और वर्तमान में ये 138 डॉलर तक लगभग चली गई है। तो घरेलू कीमत तय करते समय तेल कंपनियां जो फार्मूला अपनाती हैं उसमें क्रूड के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि श्रीलंका की तुलना भारत से करना बेवकूफी। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का मानना है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की तुलना भारत से करना बेवकूफी है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस द्वीपीय देश के मौजूदा संकट से सबक सीख सकते हैं। एक साक्षात्कार के दौरान पनगड़िया ने कहा कि 1991 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद देश की सरकारों ने वृहद अर्थव्यवस्था का प्रबंधन संकुचित तरीके से किया है। जहां तक भारत की बात है तो उसके राजकोषीय घाटे को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया गया है। चालू खाते के घाटे को नीचे रखने के लिए विनिमय दरों को नीचे आने दिया गया है। महंगाई पर अंकुश के लिए मौद्रिक नीति में कदम उठाए गए हैं। पनगड़िया ने यह बात तब कही थी जब उनसे राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में बहुत कुछ श्रीलंका जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि रेपो रेट में 0.25 से 0.35% की वृद्धि कर सकता है आरबीआई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कुछ दिन बाद आरबीआई भी प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 से 0.35% की वृद्धि कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए केंद्रीय बैंक आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक 3 अगस्त से शुरू हो रही है। नतीजों की घोषणा 5 अगस्त को होगी। चलिए अब स्पोर्ट्स पेज पर आते हैं। स्पोर्ट्स पेज से पहले इंटरनेशनल पेज देख लेते हैं कि रूसी हमले में यूक्रेन के बड़े निर्यातक की मौत। यूक्रेन से अनाज निर्यात की तैयारियों के बीच रूस ने उसके दक्षिण शहर माइकोलाइव पर पूरी रात व रविवार की सुबह भारी बमबारी की। माइकोलाइव के गवर्नर विटाली किम ने बताया कि घर पर बम गिरने के कारण देश के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों व निर्यातकों में शामिल ओलेक्सी वडातुर्स्की व उनकी पत्नी की मौत हो गई। ओलेस्की की कंपनी निबुलोन का मुख्यालय माइकोलाइव में है। कंपनी गेहूं, जौ व मक्का के उत्पादन व निर्यात में अग्रणी है। इसके पास अपने जहाज व शिपयार्ड हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ओलेंस्की की मौत को देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया है। रूस से तेज हो रहे युद्ध के बीच जेलेंस्की ने सेना को
पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र को खाली कराने का आदेश दिया है। मेयर ओलेक्जेंडर स्कैनविच ने बताया कि 12 रूसी मिसाइलों ने माइकोलाइव व निकोपोल के घरों व शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया है। नेक्स्ट न्यूज है कि सुनक को भरोसा, निर्णय पर नस्लवाद नहीं डालेगा असर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक ने चुनाव में नस्लवाद के प्रभाव से इनकार किया है। कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उन्हें चुनने में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य नस्लीय भिन्नता को मानदंड नहीं बनाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने यह बात गुरुवार से शुरू होने वाले पार्टी सदस्य के समक्ष बहस के सिलसिले से पूर्व कही है। बहस के सिलसिले के बीच ही पार्टी कार्यकर्ता मतदान करेंगे। इस मतदान पर फैसला 5 सितंबर को होगा। स्पोर्ट्स पेज में भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा ने भारत को दिलाया दूसरा स्वर्ण। भारतीय एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन का दौर जारी है और भारत के लिए लगातार दूसरे दिन भारोत्तोलकों ने पदक जीतकर सभी को प्रभावित किया है। महिला भारोत्तोलक बिंदिया रानी ने शनिवार को देर रात इस स्पर्धा में देश को एक रजत पदक दिलाया, जबकि रविवार को 19 साल के जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों में के 67 किलोग्राम में स्वर्ण पदक दिलाया। इनके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर इस टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की, जबकि देश को मुक्केबाजी, टेबल टेनिस और तैराकी में भी सफलता मिली है। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो इस पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, फिर कनाडा, स्कॉटलैंड और फिर भारत है। तो ये आज का यानी 1 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।